Hello students, so welcome to the fifth lecture of carbon and its compounds. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड और ग्रेफाइट की डिटेल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी समझा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स घर पे सॉल्व करने के लिए दी थी, तो इनके सॉल्यूशंस के साथ हम पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ कार्बन इज़ बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रा और मोनोवेलेंट। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूछी गई है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो आंसर इज टेट्रावेलेंट। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन है तो मतलब ये इसमें क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन। सैचुरेटेड का मतलब है तो इसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो पहले में तो डबल बॉन्ड है, दूसरे में भी डबल बॉन्ड है, तीसरे में सारे बॉन्ड सिंगल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार्बन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन ड्यू टू, कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, इसका साइज छोटा है। तीसरा, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। या फोर्थ ऑप्शन इज ऑल, कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखिए कैटिनेशन में हमने पढ़ा था कि कैटिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कार्बन 4 बना सकता है। ठीक है, और कैटिनेशन के लिए जो बॉन्ड हैं उसी एलिमेंट के, ठीक है, जैसे एलिमेंट ए अगर कैटिनेशन शो करेगा तो ए और ए के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है, इसीलिए ये कैटिनेशन शो करता है। और कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए राइट इज डी। नेक्स्ट इज दीज 2 स्ट्रक्चर्स, ये आपस में क्या है, क्या ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये होमोलोगस हैं, एल्केन हैं या आइसोमर्स हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, पहले आप उनका फॉर्मूला लिख लें या उनमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपेयर कर लें। तो पहले में देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, दूसरे में 1 2 3 4 एंड 5, दूसरे में 5 कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कार्बन है। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। अब टोटल 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करने के लिए जितनी जितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है उतनी हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो पहले और लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेंटर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, वैसे ही बनाएंगे तो यह आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि एक में 4 कार्बन और एक में 5 कार्बन है, तो आइडेंटिकल नहीं है। होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब है कि दोनों में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो देखिए अगर हम इस पार्ट को कंपेयर करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये और ये पार्ट सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर हमने एक CH2 ग्रुप ऐड किया है। कौन सा CH2 ग्रुप है, ये वाला। तो CH3 और इस पार्ट के बीच में हमने ये CH2 ऐड किया है, तो मतलब होमोलोगस हुए। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या ये एल्केन्स हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, एल्कीन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, होमोलोगस। और आइसोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोमर के लिए जो आपका फॉर्मूला है कंपाउंड का वो सेम होना चाहिए, पर एक में 4 कार्बन और एक में 5 हैं, तो उन दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोमर का मतलब है कि उनमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या जो भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंबशन। तो कंबशन
हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, अब कंबशन कितनी तरह का होता है, कंबशन आपका कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। ओके, तो पहले अगर हम कार्बन के कंबशन के बारे में देखें तो कार्बन चाहे किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो, कार्बन चाहे ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, बिल्कुल कोल हो, ठीक है, या और अपनी किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो डायरेक्टली वो जलने लगेगा। आप उसको गर्म करेंगे तो एक लिमिट के बाद वो आग पकड़ेगा और वो जलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे घर में आप कोयला जलाते हैं तो कोयला जस्ट ऑक्सीजन में या मतलब कमरे में रखते हैं तो जलना स्टार्ट नहीं करता, उसको आप पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो कार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, तो कार्बन कंप्लीटली कन्वर्ट होता है CO2 में, प्लस हीट और लाइट रिलीज करता है। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट देखें कंपाउंड हाइड्रोकार्बन CH4, तो CH4 प्लस O2, अब करना क्या है आपने, जितने कार्बन के एटम्स हैं उतने CO2 बनाने हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है तो एक ही CO2 हम बना देंगे, प्लस जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, तो कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कार्बन एक है लेफ्ट में, राइट में भी एक है। लेफ्ट में यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं तो 2H2O करना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ओके, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी चाहिए, देखिए राइट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4 एटम्स। ठीक है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 4 एटम्स का मतलब है 2O2। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, प्लस हीट निकलेगी इस रिएक्शन में और आपको थोड़ी लाइट भी मिलेगी। उसी तरह से आप और रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि C2H6 है प्लस O2। अब देखिए C2H6 में 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन CO2 में कन्वर्ट होंगे, तो जितने कार्बन उतनी CO2 मॉलिक्यूल, तो 2CO2 प्लस H2O। अब लेफ्ट में हाइड्रोजन है 6 तो H2O बनेंगे 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो CO2 में कितने हैं, देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 4 ऑक्सीजन के एटम्स, 3 H2O में 3, टोटल 7 ऑक्सीजन एटम्स। 7 का मतलब हो गया 7 O2 नहीं लिख सकते आप, फिर 14 हो जाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा ये 7/2 O2 प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन की डेफिनेशन तो आप सब जानते हैं। तो कंबशन जब भी कार्बन का करते हैं तो कार्बन जब ऑक्सीजन सफिशिएंट प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है कि कार्बन हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर कार्बन को एक्सेस ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन मिलती है तब ये CO2 में कन्वर्ट करता है। अगर कार्बन को आप लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि घर में जब भी आप सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं तो कमरे बंद नहीं करने, दरवाजे बंद नहीं करने। उससे क्या होगा, रूम में जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड होगी, जिससे कार्बन इनकम्प्लीट बर्न होगा, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सफिशिएंट, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, इससे आपको धीरे धीरे हेडेक स्टार्ट होती है और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है और आप मतलब काफ़ी फेटल प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं और आप मर भी सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में। तो CO2 भी सेहत के लिए बहुत अच्छी तो नहीं है, बट एटलीस्ट ये पॉइजनस गैस नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोयला यहाँ पर जल रहा है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कोयला जब जलता है तो क्या होता है, तो आपको फ्लेम नहीं दिखती। जैसे आप गैस जब बर्नर जलाते हैं घर में
ठीक है, किचन में, तो उस पर एक फ्लेम दिखाई देती है आपको। पर जब जनरली कोयला जलता है, कोयले में फ्लेम नहीं होती, कोयले के जो पीस हैं ये रेड हॉट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो रेड हॉट हो जाएंगे। जहाँ ज़्यादा हीट है वो वाइट जैसा हो जाएगा। बट फ्लेम इसकी जनरली नहीं बनती, या बहुत छोटी सी फ्लेम बनेगी जो कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो फ्लेम कभी कभी बनती है, कभी कभी नहीं बनती। तो फ्लेम बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लेम कब बनती है? फ्लेम इज फॉर्म्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न्स। जब कोई गैस बर्न करती है, मतलब अगर आप इस कोयले को जब जलाते हैं, इसके अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंस हीट करने पे क्या है, बाहर निकलते हैं वेपर्स की फॉर्म में, और वो वेपर्स जब जलते हैं उसको फ्लेम कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं होगा तो फ्लेम नहीं बनेगी। ओके, तो जहाँ पर आप बर्नर की बात करते हैं, तो बर्नर में क्या होता है, गैस निकल रही है, तो गैस एक क्या है, डायरेक्टली गैसेस सब्सटेंस है आपके पास, डायरेक्टली गैस है, गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी और जब जलेगी तो फ्लेम बनेगी। तो फ्लेम बनने के लिए गैसियस सब्सटेंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो जब भी आप लकड़ी जलाएंगे तो उसमें कुछ वॉलेटाइल मटेरियल होता है, वो वेपर बन के बाहर निकलता है और उसके जलने से ही फ्लेम डेवलप होती है। ठीक है, तो ये फ्लेम का हो गया। अब फ्लेम को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो हमारे पास एक आती है ल्यूमिनस फ्लेम और एक आती है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब क्या है कि ये ब्लू कलर की होती है। ओके, तो ये ब्लू कलर की फ्लेम है। और नॉन ल्यूमिनस कैसी होती है, येलोइश कलर की होती है। तो ब्लू कलर का मतलब ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है, कि इनकम्प्लीट कंबशन नहीं हो रहा। पर येलो का मतलब है कि कंबशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है, देखिए जब आप यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप स्टडी करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लेफ्ट वाले पार्ट में देख रहे हैं कि आप ब्लू कलर की फ्लेम है और बिल्कुल क्रिस्प है, मतलब आपको दिखाई दे रही है कि फ्लेम है, इसमें कोई भी इस तरह का येलो पार्ट नहीं है। जबकि राइट वाले पार्ट में क्या है, येलो फ्लेम है। ठीक है, येलो और फ्लॉपी। तो येलो फ्लेम में होता क्या है, येलो कलर का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो यहाँ पर प्रेजेंट था उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, इसीलिए वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कुछ कार्बन के पार्टिकल अनबर्न्ड रह जाएंगे। ठीक है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इस कंबशन में जब हीट होते हैं तो वो ग्लो करते हैं, उनके ग्लो करने की वजह से ये येलो कलर आता है। ठीक है, तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली, उसकी वजह से कुछ कार्बन पार्टिकल्स जलेंगे नहीं, अनबर्न्ड रह जाएंगे। वो अनबर्न्ड पार्टिकल जब हीट अप तो होंगे, क्योंकि कंबशन हो रहा है तो हीट अप होंगे, तो हीट अप होने से वो ग्लो करते हैं, उनके ग्लो की वजह से येलो कलर आता है। और अगर हम ब्लू कलर लें फ्लेम का, तो ब्लू कलर क्या बता रहा है आपको, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब कार्बन कंप्लीटली किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, और CO2 टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनस नहीं है। पर इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका मतलब जब भी आपके घर में बर्नर अगर ब्लू और क्रिस्प फ्लेम दे रहा है तो मतलब वो बिल्कुल सही है, आपका जो भी ये गैस है, ठीक है, LPG जो आपका है, ये पूरी तरह जल रही है, मतलब आपको 100% एफिशिएंट कंबशन मिल रहा है। बट अगर येलो फ्लेम इसमें आ रही है, इसका मतलब आपकी गैस को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स किस लिए होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, कि ऑक्सीजन वहाँ से प्रॉपर मिक्स हो उसके साथ।
ठीक है, कुछ गैप दिए होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिक्स नहीं हो रही है, गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम मिल रही है उसको, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिससे आपकी गैस वेस्ट होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड घर में अगर रहेगी तो वो टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस है, तो इट कुड किल यू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम हमेशा ब्लू और क्रिस्प होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है कि कंबशन क्या होता है। हमेशा जितने नंबर ऑफ कार्बन है उनको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, प्लस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करना है, और हीट और लाइट निकलती है। कंप्लीट कंबशन में कार्बन से CO2 बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और हर एक चीज़ के जलने पे फ्लेम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्लेम इज़ फॉर्म्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न्स। ठीक है, तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को मैं HC की फॉर्म में लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म HC। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। ठीक है, दैट इज क्लीन फ्लेम का मतलब है ब्लू, वो कंप्लीटली जलते हैं, कोई इसमें अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं रहता। वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद अ येलो फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो ब्लैक स्मोक ये होता क्यों है? अगर आप कैंडल कभी घर में जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि ब्लैक स्मोक निकलता है, और जहाँ पर अगर आप उसको दीवार के नज़दीक रखते हैं तो दीवार पे ब्लैक उसका इम्प्रेशन आ जाता है। ठीक है, दीवारें काली हो जाती हैं। तो ये कालिक जो है, ये ब्लैक स्मोक जो है, ये क्यों मिलता है? ब्लैक स्मोक का मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है? अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन क्यों है? क्योंकि कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा, या तो आपको ऑक्सीजन वहाँ पर सफिशिएंट नहीं मिल रही है कंबशन के लिए, या अनसैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है? देखिए, सैचुरेटेड का मतलब पूरा भरा हुआ, सैचुरेट का मतलब है फुल है, अब उसमें जगह नहीं है। मतलब हाइड्रोजन जितने चाहिए थे कार्बन को उतने हैं मैक्सिमम। अनसैचुरेटेड में क्या है कि कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, उससे कम है। जैसे कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, 2 कार्बन मैक्सिमम 6 के साथ बॉन्ड बनाते हैं, 8 के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है। तो C2H6 एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कंप्लीट है। कार्बन को जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हम दे सकते थे हमने दे दिए। अब जो कंबशन होगा वो क्लीन फ्लेम देगा, मतलब एफिशिएंट होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन को जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन चाहिए थे उतने नहीं मिले, इसलिए ये जब जलता है उसमें कार्बन की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज इज ग्रेटर। ओके, मतलब अगर आप C2H6 में देखें और इसका इक्विवेलेंट एल्कीन लें C2H4, तो देखिए एल्केन में 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन है, एल्कीन में 2 कार्बन के लिए 4 हैं। तो अगर परसेंटेज देखी जाए तो एल्कीन में हाइड्रोजन की परसेंटेज कम है, या बोलते हैं कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। तो जब कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो कुछ कार्बन अनबर्न रह जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ब्लैक स्मोक बनता है, जिसका रीज़न है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। क्लियर? अब घर में इसका अगर हम एग्जांपल लें कि घर में अगर आप कैरोसिन स्टोव कभी बहुत पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे, अभी भी कुछ घरों में हो सकता है कैरोसिन का जो स्टोव है वो यूज़ करते हो, तो उसमें अगर एयर इनलेट के लिए जो जगह दी गई है, अगर वहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो येलो फ्लेम बनाता है, और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिक्स हो रही है तो वो ब्लू फ्लेम बनाएगा। तो इसको अब हम इन 4 डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट केस, इस फ्लेम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आपको बहुत येलो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है ये रेड है,
तो ये जो रेड पार्ट है ये कोल्ड है रिलेटिवली, मतलब ठंडा है। अगर पूरी फ्लेम का टेम्परेचर आप देखें तो सबसे ठंडी फ्लेम इस रेड पार्ट में है, ठीक है। और ये जो वाइट वाला है ये हॉटेस्ट, मतलब सबसे जो गर्म एरिया होगा इस फ्लेम का वो वाइट वाला एरिया होगा, उससे ऊपर भी टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं कोल्डेस्ट एरिया या लीस्ट टेम्परेचर। आप ऐसा ना बोलें कि ठंडा है, ये बिल्कुल लीस्ट टेम्परेचर, मतलब यहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा। अब ये जो इस तरह की फ्लेम होती है येलो कलर की, इसको सेफ्टी फ्लेम भी बोलते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। सेफ्टी फ्लेम ये है क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से इसका कलर येलो है, क्योंकि कंबशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इनकम्प्लीट। अब सेकंड वाले केस में क्या किया हमने, थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ा दी तो देखिए फ्लेम का कलर चेंज हो रहा है। थर्ड में थोड़ी और ऑक्सीजन बढ़ा दी, फोर्थ में थोड़ी और ऑक्सीजन बढ़ा दी, ठीक है। तो जैसे आप ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे कंबशन क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। और फोर्थ में देखिए बिल्कुल ब्लू क्रिस्प फ्लेम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ओके। और कंप्लीट कंबशन के साथ हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसी फ्लेम है, ये ल्यूमिनस फ्लेम है, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है, जहां पर आपको क्या मिलता है, ब्लू कलर की फ्लेम, मतलब वहां पर कंबशन कंप्लीट हो रहा है, कोई अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं बच रहे, ओके। अब नेक्स्ट इज फ्लेम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बंसन बर्नर की जो फ्लेम होती है उसमें अलग अलग एरियाज में क्या टेम्परेचर होता है। देखिए जो जहाँ से फ्लेम स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये सेकेंडरी जो लेयर आती है, ये वाइट कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर में टेम्परेचर हाई है, ओके। 1560 तक यहाँ पर जा रहा है इसकी टिप के पास। उसके बाद टेम्परेचर फिर अब घटना स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के फ्लेम की डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। पर फ्लेम का जो कलर है, ये मत बोलना कि रेड हमेशा सबसे कम टेम्परेचर वाला होगा। अलग अलग मेटल्स को बर्न करने पे कलर अलग अलग आते हैं। जैसे आप जब पटाखे जलाते हैं तो डिफरेंट पटाखों में डिफरेंट कलर निकलते हैं। वो कलर्स जो आ रहे हैं वो उनमें कुछ मेटल सॉल्ट्स हैं, उनकी वजह से हैं। तो हमेशा आप बोलें कि रेड कलर का मतलब ये है कि बहुत कम टेम्परेचर है फ्लेम का, ऐसा नहीं है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि फ्लेम किस मेटल के साथ जनरेट हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी जो गैस यहाँ पर जला रहे हैं आप, उसके बीच में कोई मेटल सॉल्ट है, तो मेटल सॉल्ट की वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बंसन बर्नर। तो देखिए बंसन बर्नर यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। ये जो दिया पार्ट, दिस इज कॉल्ड गैस इनलेट। यहाँ पर आप गैस की पाइप लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप घर में जो आपका गैस होती है उसमें आप पाइप कनेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ये सिस्टम है। तो इसमें आप गैस यहाँ पर पाइप कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरी तरफ या इसके नीचे एक वॉल्व होता है कि गैस कितनी फाइनली छोड़नी है। ऐसा नहीं आपने गैस यहाँ कनेक्ट कर दी और वो फुल प्रेशर से आएगी। उस गैस को भी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व होता है, या तो इस तरफ होता है या इसके नीचे होता है, ठीक है। सेकेंड ये बेस हो गया। ये एयर वेंट है, मतलब यहाँ से एयर घुसती है। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप घुमा सकते हैं। इसको आप घुमाएंगे तो एक टाइम देखिए अंदर वाला जो बैरल है, ये अंदर का बैरल है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक और पार्ट लगा हुआ है। अंदर वाले पार्ट में एक होल है, बाहर वाले पार्ट में भी होल है, इस तरह का। अब ये दोनों होल आपस में मैच कर रहे हैं, तो मतलब एयर यहाँ से एंटर कर सकती है। बट अगर बाहर वाले पार्ट को, ये वाला येलो वाला पार्ट है, इसको मैं घुमा दूँ, घुमाने से क्या होगा, ये होल आपस में मैच नहीं करेंगे तो होल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट यहाँ पर दिया होता है। क्यों दिया है, ताकि एयर कितनी मिक्स हो रही है इसको हम एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो अभी अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये ब्लैक कलर का मतलब है कि ये क्या है,
ओपन है। तो ओपन का मतलब कि एयर यहाँ पर कंप्लीट मिक्स होगी तो अच्छा कंबशन होगा और ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। बट अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो रोटेट करने पे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो एयर जो मिक्स होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, जो बाहर से मिल रही है वही होगी थोड़ी बहुत, और कंबशन इनकम्प्लीट होगा। तो पहले आपको फ्लेम कैसी मिलेगी, इस तरह की, जिसको ये सेफ्टी फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप एयर वेंट को खोलते जाएंगे वैसे ही फ्लेम आपकी धीरे धीरे ब्लू होती जाएगी। तो स्टार्टिंग हमेशा सेफ्टी फ्लेम से की जाती है, इनको हमेशा बंद रखा जाता है इन वेंट्स को, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है बैरल में क्या होता है, बैरल में जो आपकी यहाँ से गैस आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, दोनों मिक्स होते हैं। तो बैरल में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एयर एंड गैस, और उसके ऊपर माउथ ऑफ ट्यूब जहाँ से आपकी फ्लेम जनरेट होती है। तो ये ऊपर डायग्राम में आपके फ्लेम आ गई। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंसन बर्नर, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज़ कर रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर आप सिंपल एग्जांपल दें कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na पॉजिटिव बनाया, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाया, तो इसकी भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो 3 तरीके से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जा सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेकंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल में। कार्बन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ठीक है। पर ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लग सकती हैं, अभी हमने एक ही लगाई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आगे फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है CO2 में। वैसे ही कार्बन को डायरेक्टली भी CO2 में करा सकते हैं अगर ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट हो, ठीक है। वैसे RCHO ये एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसका रिवर्स अगर आप देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम अल्डिहाइड में जाएं वापस, तो दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन, रिवर्स प्रोसेस इज रिडक्शन, ठीक है। तो उसमें आप एग्जैक्टली इन 3 पॉइंट्स को उल्टा कर सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की जगह गेन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये यहाँ पर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है RCH2OH, इसमें हमने क्या क्या किया, एक H2 भी हमने उड़ा दिया और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो ये ऑक्सीडेशन है। या हो सकता है कि अल्कोहल से हम ऑक्सीजन ना ऐड करें, सिर्फ H2 ही कम करें और RCHO बना दें अल्डिहाइड, ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। अब ये ऑक्सीडेशन होती कैसे है, ये ऑक्सीडेशन होती है कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। जैसे कि यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया, इसको या तो हम अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेस। तो बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 में हीट करके हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेके हीट करेंगे तब भी इथेनॉल कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दोनों अपने आप में क्या हैं,
इनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, दोनों, तो दोनों में से कोई एक आप इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे पास हैं, पर किस एजेंट को या किस रिएजेंट को कहाँ यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर एक रिएजेंट को हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल है कि अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए हम ज़्यादातर ये दो रिएजेंट यूज़ करते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब कुछ ऐड करेंगे आप, ठीक है, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज एडिड, अब ऐड करेंगे कहाँ? अभी तक हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। देखिए, सैचुरेटेड का मतलब है बिल्कुल भरे हुए हैं, उनमें कुछ ऐड करने की जगह नहीं है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आप लगा सकते थे आपने लगा दी। ठीक है, बट अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अभी तक पूरे नहीं भरे हैं। तो अगर आप देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसमें देयर इज़ नो स्कोप फॉर एडिशन, कुछ एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि जितना हाइड्रोजन आप डाल सकते थे आपने डाल दिया। बट CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें, ठीक है, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें, या ऐसा कोई और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, इन सब में क्या है, पाई बॉन्ड है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में दो पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई हैं और एक सिग्मा है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इनमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन कैन टेक प्लेस। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ होते हैं? अनसैचुरेटेड साइट पे, चाहे वो डबल बॉन्ड की हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड की हो। क्यों होते हैं? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ये क्या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये दो बॉन्ड से बना है। जैसे डबल बॉन्ड अगर हम देखें तो एक डबल बॉन्ड में जो पहला बेसिक होता है इसको बोलते हैं सिग्मा, इसके ऊपर जो ऐड होता है उसको बोलते हैं पाई। ठीक है, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड अगर आप लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में जो सबसे पहला होता है वो सिग्मा होता है, उसके ऊपर जो दो बने ये दोनों क्या हैं? पाई बॉन्ड्स। ये पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होते हैं, इसलिए जल्दी टूटते हैं। टूटने की वजह से ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये बोलते हो कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसीलिए वो टूट के एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल अगर आप इसकी पढ़नी है तो आने वाली हायर क्लासेस में तो हम पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ एडिशन हो सकती है। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कब तक आप कुछ ऐड कर सकते हो? जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। सैचुरेट कब होगा? जब CH3 बन जाएगा। अब कितनी हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 4, तो मतलब 2 H2 ऐड किए। वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितना कुछ ऐड कर सकते हैं अब कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाए 1 H2। वैसे ही यहाँ पर भी क्या ऐड करेंगे आप? 1 H2, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये हुई एडिशन। पर क्या एडिशन सिर्फ हाइड्रोजन की होती है? नहीं, एडिशन किसी भी चीज़ की कर सकते हैं आप। वाटर ऐड कर सकते हैं इनके क्रॉस, आप HBr ऐड कर सकते हो, HCl ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो रिएक्शन अभी हम देखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहाँ पे है और ये 4 कुछ लगा होगा, या मान लीजिए R लगा है, ये भी R है, ये 2 पोजीशन पे भी R ग्रुप लगा है। अब H2 आपने ऐड की तो क्या बना? 2 R तो ऑलरेडी लगे हुए थे। अब ये जो H2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा एल्केन। पर ये H2 डायरेक्टली ऐड नहीं होता, इसके साथ हमें कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ या तो आप निकल मेटल लेते हैं, या हम प्लेटिनम लेते हैं, या पैलेडियम लेते हैं। तो इनको कहा जाता है कैटलिस्ट।
कि इन मेटल्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है या फास्ट होता है, ठीक है, ये रिएक्शन को बहुत फास्ट करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड मेटल कैटलिस्ट। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, तो दैट इज हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन का यूज़ कहाँ होता है? अब आपने डालडा वनस्पति कभी सुना है? डालडा वनस्पति के घर में कहा होगा कि बेटा बाज़ार जाओ और 1 किलो डालडा ले आना, ठीक है। तो डालडा एक पर्टिकुलर ब्रांड है, जो नाम है या जो कंपाउंड है वो है वनस्पति घी। अब वनस्पति क्या होता है? बेसिकली वेजिटेबल, ठीक है, तो वेजिटेबल घी। तो घर में 2 तरह के घी जनरली यूज़ होते हैं, एक होगा देसी घी, ठीक है, आप बोलते हो गाय का देसी घी है, महंगा होता है। दूसरा वनस्पति घी, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। ये वनस्पति घी बनता कैसे है? अब देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है, ठीक है, तो ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, और भी अलग अलग तरह के क्या हैं? वनस्पति घी हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनमें क्या होती है? इनमें होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब इनमें जो कार्बन चेन है उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसलिए इनकी जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल घी, मतलब वनस्पति घी। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनता है? हाइड्रोजिनेशन करके, जिससे फाइनली ये क्या हो जाएगा? जो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन थी वो सैचुरेटेड कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है सेहत के लिए? डालडा खाने की कोई भी सलाह नहीं देता। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है ये हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन अच्छी नहीं होती। तो जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एनिमल फैट्स जनरली contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health, ठीक है। तो हेल्थ के लिए अच्छा क्या है? अनसैचुरेटेड, मतलब आपको खाना किस में बनाना चाहिए? वेजिटेबल ऑयल्स में, ना कि वेजिटेबल घी में। मतलब अगर आप सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं, ठीक है, या किसी और वेजिटेबल ऑयल में खाना बना रहे हैं, तो दैट इज़ बेटर देन यूजिंग डालडा, ओके। तो हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज़ की हमने? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो दिस पार्ट इज डन। अब देखिए, इसके मैंने आपको कहा था कि कुछ और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। अब आपके पास जब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अब इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप H2 ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको क्या मिलता है? यहां पर हाइड्रोजन मिलती है। दूसरा, मान लीजिए मैं HBr ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो एक H लग जाएगा, दूसरे के पास Br लग जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए H लगा दिया मैंने और दूसरे वाले के पास Br लगा दिया, या पहले वाले के पास Br लगा दो, दूसरे के वाले के पास H लगा दो। अब किसके पास हाइड्रोजन जाएगी या किसके पास ब्रोमीन जाएगा वो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, पर अभी हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो HBr लगा सकते हैं, HCl लगा सकते हैं, या मान लो आपको H2O ऐड करना है, H2O को तोड़ के मैं HOH, नहीं तोड़ के भी नहीं, मतलब HOH लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक साइड H लग जाएगा, दूसरी साइड OH लग जाएगा। तो ये कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो देखिए, पहले में आपका क्या बना? एल्केन, जो फाइनल प्रोडक्ट है। दूसरे में आपका क्या बना? ब्रोमो एल्केन, क्योंकि ब्रोमीन लगा दी यहाँ पे हमने।
तीसरे में क्या बना, अल्कोहल। ठीक है, आप HCN ऐड कर देते तो साइनाइड बन जाता है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके ऊपर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हो, और उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इन रिएक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने का तरीका कुछ और है, और HBr ऐड करने का तरीके कुछ और हैं, वाटर ऐड करने के तरीके भी और हैं। तो ऐसा नहीं है कि एडिशन है तो तीनों एक ही तरीके से या एक ही मैकेनिज्म से ऐड होते हैं। तीनों के लिए जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, और वो आपको पढ़ने हैं आने वाली क्लासेस में। ओके, तो ये याद रखना है कि एडिशन कहाँ होती है, जहाँ पर अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, दैट इज डन। अब इसमें चलिए एक और, HBr की जगह आप अगर Br2 भी ऐड करते तो दोनों जगह Br लग जाता। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह भी ब्रोमीन होती और दूसरा भी ब्रोमीन होता, तो सिर्फ Br2 भी लिख सकते हैं, Cl2 भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो जब एक आपने एटम निकाल दिया या एक ग्रुप ऑफ एटम्स निकाल दिया मॉलिक्यूल से, उसकी जगह दूसरा कोई लगा दिया आपने। ठीक है, जैसे कि CH4 था, CH4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3H। अब इसको अगर मैं Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराऊं और मैं बोलूं कि ये जो एक हाइड्रोजन है इसको मैंने तोड़ देना है। ठीक है, या आप Cl2 को ऐसे लिखते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट बना दिया कि CH3Cl, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, प्लस HCl, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर किया क्या मैंने, ये जो हाइड्रोजन था इसको हटा के मैंने क्लोरीन लगा दी। मैंने कुछ ऐड नहीं किया, मैंने एक चीज़ निकाली दूसरी चीज़ लगा दी, दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम ऐड नहीं करते, हम एक चीज़ निकालते हैं दूसरी चीज़ लगा देते हैं। जो आपने निकाला वो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो when one type of atom or group of atoms is replaced by another, that is called substitution। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि CH3OH, इसको मैंने HBr से ट्रीट किया और मान लीजिए कि मेरे पास आ गया CH3Br प्लस H2O। अब मैंने क्या किया, जो OH था उसको हटा के Br से रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। तो OH एक एटम तो नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ग्रुप ऑफ एटम को हटा के मैंने नया लगा दिया कोई चीज़। ठीक है, OH की जगह हो सकता है मैं CH3 के आगे NH2 लगा दूं। तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटा के जब आप दूसरी चीज़ लगाते हो, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी बहुत वैरायटीज़ हैं, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो कुछ और इस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में और क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हैं। देखिए, CH3 CH2 Br था यहाँ पे, इसको मैंने कन्वर्ट किया CH3 CH2 OCH3 में, या इसको मैंने कन्वर्ट किया आयोडीन में, या आप इसको लिखते हैं CH3 CH2 OH। ठीक है, ये डिफरेंट केसेस हो गए। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्रोमीन को हटा के एक बार मैंने OCH3 लगा दिया, दूसरे केस में मैंने आयोडीन लगा दिया, तीसरे में OH लगाया, फोर्थ में साइनाइड ग्रुप लगा दिया। तो ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो चेन है ये आपको सिंगल बॉन्ड ही लेने हैं, यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल के
कोई नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो रहा है, तो दोज विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, फर्स्ट इज फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल को डिफाइन करना है और वो कैसे बनते हैं, तो ये आपको पूरा इसके ऊपर एक आंसर लिख के लाना है। सेकंड इज राइट कंबशन रिएक्शन फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए अलग एक कंबशन रिएक्शन लिखना है, फिर एक ब्यूटीन के लिए और एक इथेनॉल के लिए, तो तीनों के लिए आपने एक एक कंबशन रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। थर्ड इज डिफाइन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, एंड फोर्थ इज एक्सप्लेन व्हाई द फ्लेम ऑफ अ कैरोसिन लैम्प इज येलो while its color is blue in a wick stove। मतलब आप लैम्प, कैरोसिन लैम्प में देखें तो जो फ्लेम है वो येलो कलर की होती है, पर जब कैरोसिन को जब स्टोव में जलाते हैं तो वो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। तो ये फ्लेम का जो कलर डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? जलता तो दोनों में कैरोसिन है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के लिए सॉल्व करके लाने हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।